गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे इस विशाल जगत में असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इनमें बहुत अधिक विविधता भी होती है। तो इतनी विविधता वाले जीवों का अध्ययन कर पाना असंभव कार्य है। तो इसके लिए अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर कई समूहों और कई वर्गों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार से जीवों को कई समूहों और वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। और वर्गीकरण की यह विधि वर्गीकीय या टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो इस एक समान लक्षणों वाले जीवों को एक समूह में या वर्ग में रखा गया है। अगर समूह के एक जीव का विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाए तो उस समूह के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, उसके लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इस तरह से प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका सुगमतापूर्वक आसानी से अध्ययन किया जा सके, इसीलिए वर्गीकरण की हमें आवश्यकता हुई। अब बच्चों हम देखते हैं कि वर्गीकरण से क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें पहला है जीवधारियों को की विविधता का ज्ञान होता है और जीवधारियों की उत्पत्ति उनके बीच परस्पर संबंधों का भी ज्ञान होता है। और इसके द्वारा तो आपने देखा ही कि अधिकाधिक जीवों का समुचित ज्ञान मिल जाता है। मतलब एक समूह के एक जीव का अध्ययन कर लिया जाए तो उस समूह के सभी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इतने सारे जीवों का एक साथ अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अगला है प्रत्येक जीव की जीव जगत में स्थिति का पता चलता है और जीवधारियों के विकास क्रम का प्रमाण भी ज्ञात हो जाता है। और वर्गीकरण के अध्ययन से संयोजक कड़ियों का ज्ञान होता है जिससे जैव विकास प्रमाणित होता है। अब बच्चों ये वर्गीकरण कई प्रकार का होता है, समय समय पर कई प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए। उसमें पहला है कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति पर आधारित जो वर्गीकरण है इसमें जीवधारियों के एक या दो लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। ये सबसे पहले किया था थियोफ्रास्टस ने और इन्होंने पौधों को उनके स्वभाव के आधार पर साग, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया था। और जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया था सबसे पहले और इन्होंने जंतुओं को दो वर्गों में विभाजित किया। और इसके बाद जो लैंगिक वर्गीकरण किया था इन्होंने कैरोलस लीनियस ने, इसीलिए उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। और उन्होंने सभी पौधों को द्विनाम पद्धति के आधार पर उन्होंने उनके नाम दिए थे और इस वर्गीकरण को उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में भी प्रकाशित किया था। अगला वर्गीकरण का प्रकार है प्राकृतिक पद्धति। बच्चों इसमें जीवों को उनके मुख्य लक्षणों और उनसे संबंधित लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये सबसे पहले जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर ने दिया था और इसको इन्होंने अपनी पुस्तक जनरा प्लांटेरम में प्रकाशित किया था। इन्होंने पौधों को दो उपजगतों में विभाजित किया, क्रिप्टोगेमिया और फैनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में उन्होंने उन सभी प्लांट्स को रखा जिनमें पुष्प नहीं होते थे, मतलब पुष्प रहित होते थे। और फैनरोगेम्स में उन्होंने सभी पुष्प वाले पौधों को रखा और इन्होंने इन सभी पौधों को 202 कुलों में वर्गीकृत किया। तीसरा प्रकार उन्होंने जो वर्गीकरण का है वो है जातिवृत्तीय पद्धति। इसमें जीवधारियों को उनके जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण सर्वप्रथम एंगलर और प्रांटल ने दिया था। इन्होंने पुष्पी पौधों को उनके विकास क्रम के आधार पर 280 कुलों में वर्गीकृत किया। अब बच्चों इस वर्गीकरण की अनेक प्रणालियाँ भी प्रस्तुत की गई। उनमें पहला है द्विजगत प्रणाली।
इसलिए सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा जीवों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवधारियों को 2 उपजगतों, पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया। पौधे जिनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है तथा जंतु जिसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगली प्रणाली थी 3 डोमेन प्रणाली। वुस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं को 2 श्रेणियों जीवाणु तथा आदि जीवाणु में विभक्त किया। इसके पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आदि पृथ्वी पर जीवों के विकास क्रम में 3 विभिन्न वंशावलियों की उत्पत्ति हुई। इसमें पहला था आर्किया, फिर बैक्टीरिया और फिर यूकैरिया। आर्किया में सभी आर्की बैक्टीरिया रखे गए हैं। यू बैक्टीरिया में जो रियल बैक्टीरिया होते हैं इनको यू बैक्टीरिया कहते हैं, ये सभी रखे गए हैं। और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया रखे गए हैं। इसके बाद जो तीसरी प्रणाली थी वो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली थी। ये सर्वप्रथम व्हिटेकर ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने जीवधारियों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में विभक्त किया। अब इस जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली थी उसके कुछ आधारी लक्षण थे, जिसमें पहला था कोश की संरचना की जटिलता। तो कोशिकाएं जिनमें कुछ में आद्य प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और अगला शारीरिक संगठन की जटिलता। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया, जबकि बहुकोशिकीय जीवों को उनकी जटिलता के आधार पर अन्य जगतों में रखा गया। अगला था पोषण प्राप्त करने की विधियाँ। जंतुओं और पौधों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं। पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें परपोषी कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। अब ये विषमपोषी कई प्रकार के होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं और कुछ जंतु संभोजी होते हैं। इस आधार पर इनको जंतु संभोजी में ऐसे जीव ठोस पदार्थों को निगलते हैं जैसे सभी जंतु जो जंतु होते हैं वो जंतु संभोजी होते हैं। और जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर जीवों के विकासीय क्रम का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन सभी जीवों के विकास में एक संबंध है। इस विकासीय संबंध को जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। तो बच्चों ये आज हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। इसके बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स भी दिए जा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।